हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबके बीच क्लास 10th के साइंस के जो हम प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 7 तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पार्ट 8 देखेंगे, मतलब पार्ट 8वां देखेंगे। देखिए, हम पार्ट 7 जो बताए हुए थे उसमें हम कहाँ तक बताए थे कि F बराबर r/2 प्रूव किए हुए थे। अब आगे हम देखते हैं कि हम लोग को आवर्धन पढ़ना है कि आवर्धन क्या होता है, कि जब आवर्धन प्लस होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, जब आवर्धन माइनस होता है तो उसका अर्थ क्या होता है। ये चीज अब हम देखेंगे। देखिए, आवर्धन जिसे इंग्लिश में हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो हम लोग कब क्या पढ़ना है, आवर्धन। देखिए, आवर्धन क्या होता है, सिंपल डिफिनेशन समझिए। एकदम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्धन किसे कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। देखिए, कोई वस्तु, जैसे मिरर में कोई वस्तु बना, कोई वस्तु को हम मिरर के सामने रखें, ठीक है, और उसका प्रतिबिंब बना और उसका ऊंचाई और वस्तु की जो ऊंचाई है उसी का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो देखिए, आवर्धन का हम डिफिनेशन लिखते हैं कि ऊंचाई एवं देखिए, यहाँ पर हम डिफिनेशन लिखे हैं आवर्धन का, प्रतिबिंब की ऊंचाई एवं वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिए, इसे लिख सकते हैं कि आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, या लिख सकते हैं इसे और शॉर्ट में m बराबर, आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं, m बराबर h डैश बट्टा h, क्योंकि हम लोग का वस्तु क्या है, वस्तु को हम नीचे, तो वस्तु को हम h माने हैं और जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है उसे h डैश माने हैं। तो याद रखिएगा, m बराबर होता है h डैश बट्टा h, या h है h। देखिए, तो आपसे कोई आवर्धन पूछे तो क्या बताइएगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। देखिए, मतलब आप कोई मिरर के सामने कोई वस्तु रखते हैं, उसका जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है और वस्तु की जो ऊंचाई होती है उसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। देखिए, अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, जैसे ए लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, एम बराबर एच डैश एच अनुपात रेशियो एच भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेशियो में है तो हम ऐसे भी लिख देते हैं एच डैश बट्टा एच। तो अनुपात ऐसे भी, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है, माना गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, तो गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे कर दीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे, गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र हो जाएगा माइनस प्रतिबिंब दूरी बट्टा वस्तु दूरी। देखिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं, फॉर्मूला होता है, इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं माइनस v/u। देखिए, एकदम आप याद रखिएगा कि जो गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन सूत्र होता है माइनस प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, इसे शॉर्ट में लिख सकते हैं माइनस u बटा v। देखिए, क्यों माइनस u/v होता है, क्योंकि देखिए गोलीय दर्पण में जो वस्तु दूरी होता है वो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। वस्तु दूरी हो या क्या हो, प्रतिबिंब दूरी हो। क्यों होता है ऋणात्मक, हम जानते हैं
कि जो वास्तविक जो कोई वस्तु होता है, वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है, जो वास्तविक जो चीज होता है वो क्या होता है, वास्तविक होता है। तो क्या उसका जब वास्तविक कोई चीज बनता है तो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए क्या होगा यहाँ पर माइनस लगता है, वस्तु दूरी यहाँ पर माइनस होगा। इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है आवर्धन के लिए माइनस v/u। और एक और चीज है, लेंस के लिए जब होता है तो लेंस के लिए माइनस v/u नहीं होता है, तो उस पर क्या होता है सिर्फ v/u होता है लेंस के लिए। लेकिन गोलीय दर्पण के लिए आपसे पूछे तो आप बताइएगा माइनस v/u। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है आवर्धन से कि आवर्धन का जो, जैसे मान लीजिए कि v/, हम लोग किया ना h'/a, और इसका जो मान आता है तो प्लस या माइनस में मान आएगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ऋणात्मक आएगा तो आवर्धन का क्या मतलब होता है, जब धनात्मक आता है तो क्या मतलब होता है। मतलब आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है, आवर्धन का धनात्मक मान क्या बताता है। तो इसे आप नोट करके लिख लेंगे कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है बिहार बोर्ड में, क्वेश्चन तो 3 बार पूछा भी गया है कि आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या होता है, आवर्धन का धनात्मक मान क्या होता है। इसे आप नोट करके लिख लीजिए। आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, यानी प्रतिबिंब वास्तविक है। देखिए यहाँ हम लिखे हैं कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है, यानी प्रतिबिंब वास्तविक है। जब आवर्धन का मान जब ऋणात्मक आएगा तो क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा कि वास्तविक होगा, यानी उल्टा होगा। देखिए यह सिर्फ अवतल दर्पण में ही आवर्धन का ऋणात्मक मान आ सकता है। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात सिर्फ अवतल दर्पण में ही आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस दर्पण में आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है, तो सिर्फ एक अवतल दर्पण है जिसमें क्या होता है आवर्धन का मान ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा आप लिख सकते हैं आवर्धन का धनात्मक, मतलब पॉजिटिव धनात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है, यानी प्रतिबिंब काल्पनिक है लिख सकते हैं। अर्थात आवर्धन का धनात्मक मान, तीनों दर्पण में आता है। तीनों दर्पण यानी समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण। देखिए आवर्धन से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आवर्धन से, देखिए क्वेश्चन हम लिखे हैं यहाँ पे कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। मतलब जब जैसे कहेगा कि आवर्धन का मान ऋणात्मक आया तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा।
वस्तु के सापेक्ष एवं प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। ऐसे भी जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई वस्तु वास्तविक है तो उसका आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होता है, आप क्या बताइएगा कि ऋणात्मक होगा। जैसे ही वास्तविक प्रतिबिंब आएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और जैसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेगा तो उसका आवर्धन क्या हो जाएगा, धनात्मक होता है। ये यहाँ पर लिखा है दूसरा नोट में कि आवर्धन का धनात्मक मान यह बताता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा है। मतलब प्रतिबिंब क्या है, वस्तु के सापेक्ष सीधा है, यानी प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है, आभासी है। अर्थात आवर्धन का धनात्मक मान तीनों दर्पण यानी समतल, अवतल एवं उत्तल तीनों दर्पण में थे। आवर्धन का जो धनात्मक मान होता है वो तीनों दर्पण में आता है, लेकिन जो आवर्धन का ऋणात्मक मान होता है वो सिर्फ कौन, अवतल दर्पण में आता है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब बने आवर्धन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। जैसे ही वास्तविक प्रतिबिंब बने तो आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये चीज आप ध्यान रख ले, इसे भी याद रखिएगा कि देखिए हम पहले ही बताए हुए थे कि काल्पनिक चीज, कोई चीज अपने बारे में कल्पना करता है तो सीधा ही कल्पना करता है, तो याद रखिएगा, और वो पॉजिटिव वे में सोचता है। तो क्या बोलिएगा कि जैसे ही काल्पनिक प्रतिबिंब बने तो आवर्धन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, मतलब धनात्मक होगा, और जैसे ही वास्तविक बनेगा तो क्या होगा, आवर्धन ऋणात्मक होगा। तीसरा पॉइंट, इससे पहले हम 2 पॉइंट बता दिए हुए थे कि आवर्धन का जब ऋणात्मक मान होता है तो उसका अर्थ क्या होता है, जब धनात्मक मान होता है तो अर्थ क्या होता है। तो बताए हुए थे जब ऋणात्मक मान होता है तो क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, और क्या होता है कि प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। और जब धनात्मक मान होता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है, या काल्पनिक या आभासी, और क्या होता है, प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा बनता है। तो ये चीज आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो आवर्धन ऋणात्मक होता है कि धनात्मक होगा, तो आप क्या बताइएगा, धनात्मक होता है। जब काल्पनिक क्या हो, वास्तविक बने तो आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होता है। आइए हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। लिखा हुआ है कि यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, देखिए अवतल दर्पण में 4 तरह का प्रतिबिंब बनता है। एक तो बनता है वास्तविक में होता है कि प्रतिबिंब क्या होता है, जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तब तो छोटा बनता है वस्तु से। दूसरा बनता है कि वस्तु से क्या होता है, बराबर बनता है। और तीसरा क्या बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और जब अवतल दर्पण में जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो 4 कंडीशन होता है। आइए हम देखते हैं। अब लिखा हुआ है यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बने। मतलब जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो, और हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता है तो क्या होता है, उल्टा होता है। और जब वस्तु से क्या हो, वो प्रतिबिंब क्या हो, छोटा हो, तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा, -1 से अधिक होगा। -1 से अधिक कहने का मतलब कि -2, -3, मतलब -1 से कम नहीं होगा, मतलब -1 से क्या होगा, अधिक होगा। उसके बाद है दूसरा लिखे है कि यदि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के बराबर बने। मतलब क्या हो, प्रतिबिंब बराबर बने वस्तु के, तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा, -1 होगा। हम पहले ही बताए थे कि जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो उसका वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसीलिए यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह दिया गया है, समझ रहे हैं। और जब बराबर बने तो क्या होता है कि 1 के बराबर होता है, और जब छोटा बने तो 1 से छोटा होता है, और जब बड़ा बने तो क्या होता है, 1 से अधिक होता है। 3 कंडीशन होता है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो, उल्टा हो तथा वस्तु के बराबर बने, तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा, -1 होगा। तीसरा लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के से बड़ा बने, तो इसका आवर्धन क्षमता -1 से कम होता है। देखिए -1 से कम कहने का मतलब हुआ, कम करने का मतलब ये नहीं हुआ कि कम करें। -1 से कम करने का मतलब -1 से कम, मतलब पॉजिटिव +1 की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ गए। मतलब ये आप अति पढ़िएगा तो वहां नंबर जब देखा पड़ेगा तो वहां पर आपको पता चलेगा। तो यहाँ कहा गया कि जब प्रतिबिंब क्या हो, वास्तविक हो, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बने, तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होगा, -1 से कम होगा। अब देखिए चौथा नंबर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले ही बताए थे कि अवतल दर्पण में दोनों प्रकार, ऋणात्मक और धनात्मक दोनों आवर्धन क्षमता देता है। जब प्रतिबिंब वास्तविक बने तो क्या देता है, ऋणात्मक आवर्धन क्षमता देता है। जब काल्पनिक बने तो क्या देता है, धनात्मक देता है। यहाँ पे लिखा है कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक हो, सीधा हो तथा वस्तु से बड़ा बने, तो इसका आवर्धन क्षमता क्या होता है, +1 से अधिक होता है। मतलब हम बोले कि जब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है तो क्या होता है, उसका आवर्धन क्षमता 1 से अधिक होता है। तो यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि यह काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा तो क्या होगा कि माइनस होगा, और प्लस है क्या है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना। आइए अब देखते हैं चौथा नोट है कि उत्तल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता हमेशा 1 से कम होता है। क्यों होता है, लिखा हुआ है क्योंकि इसमें वस्तु का काल्पनिक सीधे तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। पहले ही बताए थे जो अवतल दर्पण में हमेशा क्या होता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, और प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक होता है और सीधा होता है।
हम पहले बताया है कि जब वस्तु एक मतलब बराबर बने तो क्या होता है, आवर्धन क्षमता एक होता है। जब छोटा बने वस्तु से तो क्या होता है, एक से कम होता है। और वस्तु से बड़ा बने तो एक होता है, एक से अधिक होता है। चिन्ह पर डिपेंड करता है कि वो काल्पनिक बनना है कि वास्तविक बन रहा है। जब वास्तविक बने तो माइनस लगाते हैं और काल्पनिक बने तो प्लस लगाते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए हम क्या लिखे हैं कि प्लस लिखे हैं। और छोटा प्रतिबिंब बनना है इसीलिए क्या लिखे हैं, एक से छोटा बनता है, एक से कम बनता है। आइए अब देखते हैं 5वां लिखा हुआ है कि समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता, समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता हमेशा एक होता है, क्योंकि इसमें किसी वस्तु का काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। आप और समतल दर्पण के बारे में पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है, किसी वस्तु का समान प्रतिबिंब बनता है, मतलब जितना बड़ा वस्तु होगा उतने बड़ा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसीलिए इसमें क्या होता है, आवर्धन क्षमता क्या होता है, प्लस एक होता है हमेशा। और प्लस क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। हम काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए बोले हुए थे कि उसमें प्लस साइन का प्रयोग करते हैं। ये चीज समझ गए होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए हम यहाँ पर बताते हैं क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण के लिए, समतल दर्पण में आवर्धन बराबर +1 का अर्थ क्या होता है, क्या होता है। क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में एक बार पूछा गया था बिहार बोर्ड में कि समतल दर्पण में आवर्धन बराबर +1 का अर्थ क्या होता है। देखिए हम पहले ही बताए थे कि 1 इंडिकेट क्या करता है कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बने, और जो साइन, जो प्लस का साइन है, यह क्या बताया कि प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक है। यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर में, आप लिख सकते हैं कि समतल दर्पण में आवर्धन +1 यह बताता है कि वस्तु का आकार लिखिएगा, यह बताता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर है, एवं धनात्मक चिन्ह काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब को बताता है। देखिए हम बताए हुए थे कि +1 बोल रहा है, तो हम पहले बताए थे कि जब प्रतिबिंब क्या होता है कि वस्तु के बराबर बने तो एक होता है, और क्या होता है जो प्लस चिन्ह है, यह क्या बताता है कि प्रतिबिंब क्या है, काल्पनिक एवं सीधा है। तो वही चीज लिखे हैं कि समतल दर्पण में आवर्धन +1 का यह अर्थ है, चाहे यह बताता है कि प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु के बराबर है, एवं धनात्मक चिन्ह काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब को बताता है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो आप थोड़ा याद यही रखिएगा कि जब प्रतिबिंब क्या हो कि वास्तविक बने तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, ऋणात्मक होता है। जब प्रतिबिंब काल्पनिक बने तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, धनात्मक होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण में उत्तल दर्पण की पहचान आप बिना स्पर्श से कैसे करेंगे, मतलब बिना छुए हुए आप कैसे बताइएगा कि ये कौन समतल दर्पण है, कौन अवतल दर्पण है, कौन उत्तल दर्पण है। देखिए कि अब नहीं छूना है तो मान ली तीनों दर्पण को हम लेंगे, ठीक है, और उसके सामने कोई वस्तु को सामने रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब का अवलोकन करेंगे। प्रतिबिंब जैसा बनेगा उसी का आधार पर हम बताएंगे कि वह कौन सा दर्पण है। जैसे मान लीजिए कि अब दर्पण के सामने कोई वस्तु को ले गए और हमको मालूम नहीं कौन दर्पण है, तो उसके सामने ले जाएंगे और प्रतिबिंब कैसा बनेगा कि वस्तु के समान साइज का बनेगा और क्या होगा, सीधा बनेगा। तो हम क्या कहेंगे कि दर्पण क्या है, समतल है। फिर उसके बाद फिर कोई दर्पण के सामने ले जाएंगे दूसरा दर्पण के पास और कोई वस्तु को, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से क्या होगा, छोटा होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि उत्तल दर्पण होगा।
और तीसरा है कि कोई वस्तु को ले जाएंगे और प्रतिबिंब क्या बनेगा कि उल्टा बनेगा, और छोटा हो या बड़ा हो या बराबर हो, उससे कोई मतलब उल्टा जैसे ही बनेगा तो हम क्या बोलेंगे कि अवतल दर्पण है। तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है आंसर में कि समतल अवतल तथा उत्तल दर्पण की पहचान बिना स्पर्श के मतलब बिना छुए हुए बिना स्पर्श के करने के लिए सबसे पहले बारी बारी से दर्पण के सामने वस्तु को ले जाएंगे। मतलब बारी बारी से क्या करेंगे कि दर्पण के सामने वस्तु को ले जाएंगे और प्रतिबिंब का अवलोकन करेंगे, प्रतिबिंब को देखेंगे और प्रतिबिंब के अवलोकन के आधार पर दर्पण की पहचान करेंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ है नंबर में, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर मतलब वस्तु के समान साइज का होगा तथा सीधा होगा, मतलब समान साइज का होगा और सीधा होगा, तो वह कौन दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। दूसरा है यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब उल्टा उल्टा जैसे प्रतिबिंब बनेगा तो आप बोल लीजिएगा क्या अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब उल्टा तथा वस्तु से बड़ा या छोटा या बराबर बने तो वो क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। तीसरा है, इसमें आप याद भी रख सकते हैं, यदि प्रतिबिंब काल्पनिक भी बने मतलब सीधा ही बने लेकिन वस्तु से क्या बने? बड़ा बने, तो आप अवतल दर्पण बोल सकते हैं। कि समतल दर्पण में क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है लेकिन क्या होता है? वस्तु के बराबर साइज का होता है। और उत्तल दर्पण में भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है लेकिन वो क्या होता है? वस्तु से छोटा होता है। लेकिन अवतल दर्पण में जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है? वस्तु से बड़ा होता है। तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब बने यानी सीधा प्रतिबिंब नहीं बने लेकिन वस्तु से बड़ा बने तो क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। तीसरा है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा मतलब सीधा करने का मतलब काल्पनिक तथा वस्तु से छोटा हो मतलब प्रतिबिंब सीधा ही बने और वस्तु से क्या हो? छोटा भी हो, तो क्या कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आप स्पर्श करके समतल अवतल एवं उत्तल दर्पण की पहचान किस प्रकार करें। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें हम बताए हुए थे क्या कि बिना स्पर्श किए मतलब बिना छुए हुए आपको बताना है कि कौन दर्पण है, और इसमें बताना है कि आप उस दर्पण का स्पर्श करके आपको बताना है कि कौन कौन सा दर्पण है। देखिए कि हम इससे पहले ही बताए थे, सब दर्पण का डिफिनेशन बताए थे। उसमें बताए थे कि अवतल दर्पण का डिफिनेशन बताए थे कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। फिर बताया था उत्तल दर्पण का डिफिनेशन कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभरा हो यानी उठा हो, उसे क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। और तीसरा बताए थे समतल दर्पण का डिफिनेशन कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसी को क्या बोलते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। तो हम क्या कर सकेंगे कि दर्पण का परावर्तक सतह को क्या करेंगे? हम छुएंगे, और जिसका परावर्तक सतह उभरा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि उत्तल दर्पण है। जिसका परावर्तक सतह धंसा होगा वो क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। और जिसका परावर्तक सतह समतल होगा तो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। देखिए वही चीज यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हम सबसे पहले दर्पण के परावर्तक सतह को क्या करेंगे? स्पर्श करेंगे मतलब छुएंगे। इसमें पहला लिखेंगे यदि दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, तो वो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण होगा। यदि दर्पण का परावर्तक सतह उभरा या उठा हो तो कौन दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। और दूसरा लिखे हैं यदि दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? धंसा हो, तो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। तो ये समझ गए होंगे, मतलब परावर्तक सतह को स्पर्श करेंगे और जिसका उभरा होगा तो वो उत्तल दर्पण, जिसका धंसा होगा तो वो अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल होगा तो कौन सा दर्पण होगा? समतल दर्पण। आइए कि हम टॉपिक देखते हैं। देखिए पहले ही पढ़ाना था लेकिन छूट गया था। देखिए हम लोग को छाया पढ़ना है सेट। देखिए छाया क्या होता है कि आप देखिएगा, आप रात में देखिएगा जब बत्ती उत्ती मतलब बॉल बढ़ता है तो उसके पीछे देखिए आपका क्या एक प्रतिबिंब बनता है, छाया बन जाता है। देखिए छाया का निर्माण कैसे होता है? देखिए कोई भी प्रकाश स्रोत के सामने मतलब कोई भी प्रकाश स्रोत मतलब टॉर्च है, उससे भी प्रकाश निकलता है। मतलब प्रकाश स्रोत हम पहले ही बता दिए थे कि जिससे प्रकाश निकले वही क्या होता है? प्रकाश स्रोत। तो कोई भी प्रकाश स्रोत के सामने जब कोई अपारदर्शी वस्तु मतलब जिससे प्रकाश क्या हो? आर पार न हो, तो कोई भी अपारदर्शी वस्तु को सामने रखते हैं तो एक उसके पीछे मतलब वस्तु के पीछे एक अंधकारमय मतलब एक काली प्रतिबिंब बनता है, मतलब काला प्रतिबिंब बनता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं। आप देखते होंगे कि आपका भी छाया बनता होगा जब आप मतलब रात में देखिएगा आपका बॉल बढ़ता होगा तो आपके पीछे क्या होता है? एक प्रतिबिंब बनता है, काली प्रतिबिंब बनता है। उसी को आप क्या बोलते हैं? छाया बोलते हैं। तो छाया का निर्माण कैसे होता है कि कोई भी अपारदर्शी वस्तु के सामने जब सामने कोई प्रकाश स्रोत आती है तो क्या होता है कि उसका मतलब प्रतिबिंब पीछे बनता है, कोई वस्तु का प्रतिबिंब पीछे बनता है, वही क्या होता है? छाया। डिफिनेशन हम लिखे हुए हैं कि किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश स्रोत के सामने रखते हैं, मतलब किसी भी अपारदर्शी वस्तु क्या करते हैं? प्रकाश स्रोत के सामने रखते हैं
तो वस्तु का एक अंधकारमय आकृति बनती है। मतलब क्या होता है, एक अंधकार मतलब एक अंधेरा क्या बनता है, एक आकृति बनती है। इसी अंधकारमय आकृति को हम क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक प्रकाश स्रोत है, मतलब क्या है, प्रकाश स्रोत है। और एक क्या है, एक वस्तु को हम रखते हैं। मान लीजिए क्या है, यह एक वस्तु है, ठीक है। देखिए टॉर्च या कोई भी प्रकाश स्रोत हो सकता है, एक वस्तु है। देखिए इसके पीछे क्या है, काली एक प्रतिबिंब बना हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक काली प्रतिबिंब बना है, जिसे क्या बोलते हैं, छाया कहते हैं। क्या ये प्रतिबिंब कैसा है, एक अंधकारमय आकृति है। देखिए छाया दो प्रकार का होता है, मतलब यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला है प्रछाया। प्रछाया का मतलब होता है कि वैसा, मतलब छाया का वैसा रूप या वैसा प्रकार बोल सकते हैं जहाँ पर क्या हो, प्रकाश नहीं पहुंच सके। क्या हो, जहाँ पर क्या हो, प्रकाश नहीं पहुंच सके, उसी को क्या बोलते हैं, प्रछाया कहते हैं। देखिए जो पीछे आकृति बनता है उसमें थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाता है, और एक जगह ऐसा होता है जहाँ पर थोड़ा भी प्रकाश नहीं जाता है। तो प्रछाया क्या होता है कि वैसा, मतलब छाया का रूप बोल सकते हैं जहाँ पर क्या हो कि प्रकाश थोड़ा भी नहीं जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रछाया बोलते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यह पहला क्षेत्र है जहाँ प्रकाश बिल्कुल नहीं पहुंच पाता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रछाया कहते हैं। दूसरा यहाँ पे उपछाया लिखा हुआ है, यह दूसरा क्षेत्र है जिसमें प्रकाश क्या हो, अंशतः, मतलब थोड़ा पहुंचा। अंशतः का मतलब क्या होता है, थोड़ा पहुंच पाता है, उसे क्या होता है, उपछाया बोलते हैं।